हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले ऑर्डर नंबर 14 के बारे में। ऑर्डर 14 टॉक्स अबाउट सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। सेटलमेंट ऑफ इश्यूज कौन करता है? कोर्ट। कोर्ट विल डू द सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। ये कोई पार्टी वगैरह नहीं करती। वी हैव टू बी वेरी क्लियर। सेटलमेंट ऑफ इश्यूज विल बी डन बाय द कोर्ट। कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि कौन से इश्यूज हैं जिनके ऊपर बहस होगी ट्रायल के दौरान में। इररेलेवेंट इश्यूज के ऊपर बहस नहीं होगी। इसलिए कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि भाई ये 4-5 इश्यूज मैं बना रहा हूँ, इन इश्यूज के अलावा किसी और चीज़ से बहस नहीं होगी, बिकॉज इसमें कोर्ट का भी टाइम वेस्ट होगा और जो डिसीजन है बहुत लेट आएगा, जिससे ऑब्वियसली पार्टी को भी नुकसान होगा। ओके, अब वी हैव टू बी यस वी हैव टू बी क्लियर दैट सबसे पहले तो कोर्ट ही बनाएगा सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, और कौन से इश्यूज पे, कौन सी चीज़ों पे सेटलमेंट ऑफ इश्यूज नहीं होगा, ये चीज़ भी हमको समझनी है। फॉर एग्जाम्पल, हाँ या फॉर एग्जाम्पल एक इशू है जहां पे प्लेंटिफ बोलता है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। प्लेंटिफ बोलता है हुआ है, डिफेंडेंट बोलता है नहीं हुआ है। अब यहां पे दोनों पार्टीज अलग अलग बात बोल रही है, तो दिस इज एन इशू। इस चीज के ऊपर बहस होगी, बिकॉज ये जो है यहाँ पे ये चीज डिनाई एक्सेप्ट कर रहा है, ये डिनाई कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों पार्टी से अलग अलग बात बोल रही है सेम इशू के ऊपर। दैट इज वाई इस चीज पे बहस होनी चाहिए। अब एक और इशू है, एक और इशू है। यहां पे इशू ये है, प्लेंटिफ बोलता है कि डिफेंडेंट ने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करे हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन। प्लेंटिफ बोलता है किए हैं, डिफेंडेंट बोलता है किए हैं। अब दोनों के दोनों मान रहे हैं कि डिफेंडेंट के साइन है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो क्या ये इशू बनता है? दिस इज नॉट एन इशू। ये इशू बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे दोनों पार्टीज मान ही रहे हैं, तो इस पे बहस करने का क्या पॉइंट है? तो जब सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होंगे ना, तो कोर्ट इस चीज पे तो इशू फ्रेम करेगा फर्स्ट वाले पे, लेकिन सेकंड वाले इशू पे फ्रेम नहीं होगा। इशू 1 पे फ्रेम होगा, इशू 2 पे फ्रेम नहीं होगा। ओके, तो यही चीज हमको समझनी है कि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज कौन सी चीजों पे हो सकता है। अब जो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज जब कोर्ट करेगी, तो कोर्ट इस चीज को देखेगी कि इश्यूज ऑफ फैक्ट कौन से हैं इस केस में और इश्यूज ऑफ लॉ कौन से हैं। ये चीज समझते हैं हम। इश्यूज ऑफ फैक्ट, जो हमने एग्जांपल लिया था ना फर्स्ट पहले अभी, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसका ब्रीच हुआ या फिर नहीं हुआ है। प्लेंटिफ बोल रहा है हुआ है, डिफेंडेंट बोल रहा है नहीं हुआ है, तो ये इशू ऑफ फैक्ट है। यहाँ पे फैक्ट के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। ये फैक्ट ही तो है कि हुआ या फिर नहीं हुआ है। ये पार्टीज प्रूफ करेंगी, तब चीज डिसाइड होंगी कि एक्चुअली में ब्रीच हुआ या फिर नहीं हुआ है। यहाँ पे लॉ को कोई लेना देना नहीं है। दिस इज ओनली अ फैक्ट, और एक पार्टी डिनाई कर रही है इस फैक्ट को और एक पार्टी बोल रही है ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है। ओके, अब इश्यू ऑफ लॉ क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, प्लेंटिफ बोलता है कोर्ट को कि आपकी जुरिस्डिक्शन है इस केस में, डिफेंडेंट बोलता है कि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं है। अभी जो ये जुरिस्डिक्शन का इसमें इशू आ रहा है, ये इशू ऑफ लॉ है कि इशू ऑफ फैक्ट है? ये इशू ऑफ लॉ है, बिकॉज जुरिस्डिक्शन का जितना भी रूल्स है वो सीपीसी में हमको गिवन है, और हमको सीपीसी को रेफर करना पड़ेगा जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करने के लिए। एंड सीपीसी एज वी ऑल नो इज द लॉ ऑफ द लैंड। तो दैट इज वाई ये जो इशू है कि जुरिस्डिक्शन है या फिर नहीं है, ये हो जाएगा हमारा इशू ऑफ लॉ। तो ये डिफरेंस होता है बस इशू ऑफ फैक्ट और इशू ऑफ लॉ में। ओके, अब यही सपोज इस केस में ये चीज एक इशू बन जाए कि ट्रांसफर इस
इस कोर्ट से दूसरे कोर्ट में होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। अब ये भी तो इश्यू ऑफ लॉ ही है, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ केसेस के जो रूल्स हैं ये सीपीसी में हमको गिवन है, तो सीपीसी इज द लॉ ऑफ द लैंड एंड दैट इज वाई हमको यहाँ पे लॉ को रेफर करना पड़ेगा। तो ये भी एक इश्यू ऑफ लॉ बन जाएगा कि केस को ट्रांसफर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। कोर्ट अगर इशू फ्रेम करता है इस चीज में, देन इट विल बी एन इशू ऑफ लॉ। ओके, तो यही चीज हमको समझनी है बस। रूल 1 इसी चीज के बारे में हमको बताता है। रूल टू ये बोलता है कि जो भी इश्यूज ऑफ फैक्ट हैं, इश्यूज ऑफ लॉ है, कोर्ट जो है सब के ऊपर अपना डिसीजन देगा। कोर्ट विल प्रोनाउंस डिसीजन ऑन इश्यूज ऑफ फैक्ट एंड इश्यूज ऑफ लॉ, दोनों पे। लेकिन कोर्ट ये भी कर सकता है कि सबसे पहले वो इश्यू ऑफ लॉ को डिसाइड करे, यानी कि सबसे पहले वो ये डिसाइड करे कि मेरे पास जुरिस्डिक्शन है भी या फिर नहीं है। अगर कोर्ट डिसाइड करता है मेरे पास जुरिस्डिक्शन है, तो केस आगे उसी कोर्ट में कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर वो डिसाइड करता है कि जुरिस्डिक्शन नहीं है, देन कोर्ट बोलेगा कि भाई केस अब कहीं और लेके जाओ, मेरे पास जुरिस्डिक्शन नहीं है इस चीज का। तो कोर्ट चाहे तो इश्यू ऑफ लॉ को इश्यू ऑफ फैक्ट से पहले डिसाइड कर सकता है, जैसे इस केस में कर रहा है वो। एंड इट मेक सेंस एज वेल, क्योंकि जब तक जुरिस्डिक्शन ही डिसाइड नहीं होगी तब तक आगे के इश्यूज कैसे डिसाइड करेगी कोर्ट। दैट इज व्हाई इस केस में कोर्ट कैन डू व्हाट कोर्ट कैन डू इज इट इज डिसाइडिंग इश्यू ऑफ लॉ फर्स्ट एंड इश्यू ऑफ फैक्ट वो बाद में डिसाइड करेगा। ओके, अब हम आते हैं रूल नंबर 3 पे कि कौन से मैटर्स को कोर्ट देखेगा इश्यू ऑफ फैक्ट और इश्यू ऑफ लॉ को डिसाइड करने में। मतलब सेटलमेंट ऑफ इश्यूज कोर्ट कर रहा है ना, उसको कोई ना कोई मैटर देखना पड़ेगा जिसको देख के वो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज करे। तो वो कौन से मैटर्स हैं, जो कि वो मैटर्स है जो पार्टीज जो एलिगेशंस लगा रही है अपने प्लीडिंग्स या फिर ओरल टेस्टिमनी के दौरान, जो भी एलिगेशंस लगा रही हैं, कोर्ट उसको देखेगी कि पार्टी ए क्या बोल रही है और जो डिफेंडेंट है जो पार्टी बी है वो क्या बोल रहा है। प्लेंटिफ और डिफेंडेंट दोनों की दलीलों को सुना जाएगा, उनके जो प्लीडिंग्स हैं उनको देखा जाएगा, जो वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको भी देखा जाएगा। उसके बेसिस पे कोर्ट देखेगा कि कौन से इश्यूज दोनों पार्टीज के बीच में आ रहे हैं, फिर हमको वो सेटलमेंट कर देगा। ओके, तो रूल नंबर 3 यही बोलता है। रूल 4 बोलता है कि कोर्ट जो है ना विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स को भी एग्जामिन कर सकता है बिफोर सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। यानी कि सेटलमेंट ऑफ इश्यूज करने से पहले कोर्ट जो है विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन कर सकता है, ताकि अच्छे से सेटलमेंट ऑफ इश्यूज हो जाए, अच्छे से कोर्ट ये चीज एक्सरसाइज कर पाए। बिकॉज आगे पूरे का पूरा जो ट्रायल है वो इन्हीं इश्यूज के ऊपर बेस्ड होगा। तो इसलिए ये जो सेटलमेंट होना चाहिए इश्यूज का, ये बहुत पक्का होना चाहिए। तो दैट इज वाई विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन किया जा सकता है। ओके, अब हम आते हैं रूल नंबर 5 पे, पावर टू अमेंड एंड स्ट्राइक आउट इश्यूज। यानी कि जो कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम करे हैं, क्या उनको अमेंड और स्ट्राइक आउट किया जा सकता है। रूल 5 इसी के बारे में बात करता है। यू कैन जस्ट हैव अ लुक ओवर इट। द कोर्ट में एट एनी टाइम बिफोर पासिंग अ डिक्री amend the issues or frame additional issues on such terms as it thinks fits, and all such amendments or additional issues as may be necessary for determining the matters in controversy। मतलब जो इश्यूज कोर्ट ने खुद से बनाए थे, कोर्ट उनको अमेंड भी कर सकता है, उनको बदल भी सकता है और नए इश्यूज भी ऐड कर सकता है। सपोज कोर्ट को आगे जाके लगता है ट्रायल के दौरान में कि भाई एक इशू तो रहेगी हमारा फ्रेम करना, तो कोर्ट जो है एक एडिशनल इशू भी फ्रेम कर सकता है। या फिर कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान एक नया फैक्ट सामने आता है, जिस फैक्ट पे दोनों पार्टीज अलग अलग बातें बोल रही हैं, तो उस फैक्ट के ऊपर भी इशू बन सकता है, सेटलमेंट ऑफ इशू हो सकता है। ओके, रूल नंबर 1 इसका यही बोलता है। रूल नंबर 1 सॉरी, क्लॉज नंबर 1, रूल 5 क्लॉज नंबर 1। द कोर्ट में ऑल्सो एट एनी टाइम बिफोर पासिंग अ डिक्री स्ट्राइक आउट एनी इशू दैट अपीयर टू इट टू बी रॉन्गली फ्रेम्ड। तो अगर कोर्ट को लगता है कि एक इशू मैंने गलत तरीके से फ्रेम कर दिया, मेरे वर्डिंग्स गलत थे या कुछ भी एनीथिंग, तो कोर्ट जो है उस इशू को हटा भी सकता है, स्ट्राइक आउट कर सकता है, फिर उसके ऊपर बहस नहीं होगी। ओके, रूल 6। रूल 6 क्या बोलता है? ओके, रूल 6 ये बोलता है कि जो इशू ऑफ फैक्ट है ना, वो पार्टीज आपस में एग्रीमेंट करके भी कोर्ट में सबमिट कर सकती है।
खुद से ही वो इश्यू को सेटल कर ले और कोर्ट में बोले कि सर हमारा जो इश्यू है वो यही है, इसके ऊपर आप डिसीजन दे दो। मतलब कोर्ट का काम आसान कर रही है पार्टी यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, पार्टी ए और पार्टी बी, प्लेंटिफ डिफेंडेंट, पार्टी ए पार्टी बी, ये दोनों एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि हमारा इशू किस चीज के ऊपर है। वो डिसाइड करते हैं कि हमारा इशू ये है कि ये प्रॉपर्टी ए की है या फिर बी की है। ये हमारा बेसिकली हमको ये यही एक ही इशू है हमारे इस पूरे केस में, और ये इशू वो फ्रेम करके कोर्ट में जमा कर देते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट का टाइम बच गया ना सेटलमेंट ऑफ इश्यूज करने का। ऑलरेडी इशू कोर्ट के सामने है कि ये प्रॉपर्टी ए की या फिर बी की है। अब ये खुद से ही पार्टी फ्रेम करके कोर्ट में दे रही है, तो दिस कैन बी डन, और कोर्ट फिर इस पर्टिकुलर जो फ्रेम करा हुआ इशू इसी के ऊपर अपना जजमेंट दे सकता है। ओके, सो पार्टीज कैन ऑल्सो सेटल द इश्यूज एंड सबमिट इन कोर्ट। कोर्ट देखेगा कि दोनों पार्टीज की रजामंदी है इस चीज के ऊपर, इस एग्रीमेंट के ऊपर। अगर है तो फिर इसी इशू के ऊपर जजमेंट आ जाएगा। ओके, तो यही रूल नंबर 6 हमारा बोलता है। अब रूल 7 पे आते हैं, इसको हम रीड करते हैं। Where the court is satisfied after making such inquiry as it deems proper that the agreement was duly executed by the parties, that they have substantial interest in the decision of such question, that the same is fit to be tried and decided, it shall proceed to record and try the issue and state its finding or decision thereon in the same manner as if all the issues had been framed by the court. तो हमने जो रूल 6 में पढ़ा था ना कि एग्रीमेंट करके पार्टी अपना इश्यूज को कोर्ट में सबमिट कर रही है, उस केस में ही फिर कोर्ट आगे हियरिंग करेगा, जजमेंट देगा, और इसमें यह माना जाएगा एज इफ कोर्ट ओनली हैज सेटल्ड दोस इश्यूज। मतलब ये माना जाएगा कि जो एग्रीमेंट पार्टी फ्रेम करके जो हमने देखा था ना कि पार्टी है, पार्टी भी बोल रही है कि हमारा इशू बस इतना है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। कोर्ट जो पार्टी ने खुद से ही फ्रेम किया था, ये कोर्ट में सबमिट कर दिया था, तो ये माना जाएगा आगे जाके कि कोर्ट ने ही ये चीज को फ्रेम की है, कोर्ट ने ही इस इशू को फ्रेम किया है, और कोर्ट फिर इस पर डिसीजन देगी अपना। ओके, ये इसलिए माना जा रहा है, ये इसलिए बोला गया ऐसा क्योंकि आगे जाके इस चीज पे अपील ना फाइल हो जाए कि भाई इस केस में तो कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम नहीं किए थे, पार्टी ने खुद ही से करके दिया था, तो ये इलीगल है, इनवैलिड है। ये चीज ना उठे, इसलिए हमारा रूल नंबर 7 में बोला है कि भाई यही माना जाएगा कि कोर्ट ने ही फ्रेम किया है। ओके, यही माना जाएगा क्योंकि एक्चुअली में होता क्या है, कोर्ट ने उसके बाद इंक्वायरी भी तो करी है ना। कोर्ट ने ये चीज देखा कि दोनों पार्टीज की आपस में रजामंदी है या फिर नहीं है कि यही हमारा एक इशू है। उसके बाद ही तो कोर्ट उस पर आगे जाके हियरिंग्स करेगा, जजमेंट देगा। तो कोर्ट का रोल तो प्ले हो ही रहा है यहाँ पे, इसलिए माना जाएगा कि एज इफ कोर्ट ओनली हैज सेटल्ड दैट इशू, और फिर उस पर जजमेंट आ जाएगा। ओके, तो रूल 7 यही बोलता है कि इसके बेसिस पे आप आगे जाके अपील मत कर देना कि भाई पार्टीज ने इश्यूज फ्रेम करके दे दिए, कोर्ट ने नहीं करा। ऐसा नहीं है, हम मान रहे हैं, वी आर डीमिंग इट कि कोर्ट ओनली हैज फ्रेम दिस इशू। इस चीज पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, ये वैलिड है। सो रूल नंबर 7 यही बोलता है। अब हमारा ऑर्डर नंबर 14 कंप्लीट हो गया है, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास हम ऑर्डर नंबर 15 करेंगे। थैंक यू सो मच।